नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बात करी थी बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी के बारे में, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी का सारा वीडियो हमने समझ लिया। अब उसके बाद बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए पहले वाला वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप आई बटन में आपको दिख जाएगा वीडियो, मैं लगा दूंगा उसको, तो आप वहाँ से जाके पहले पहले वाला वीडियो देखें। उसके बाद ये लेक्चर 2 है, इसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में बात करी है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है, किन किन लोगों ने इसके बारे में बताया, पहले बेसिक चीज़ हम समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर डिटेल्स में मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी सारा बता दूंगा, ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है क्या चीज़, क्यों ऐसा हुआ, क्यों इसको लाया गया, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका काम क्या है, किन लोगों ने इसकी रिकमेंडेशन दी और किन लोगों ने इनको बनाया। उन सब के बारे में हम धीरे धीरे बात करते हैं। तो पहली स्लाइड में हम बात करते हैं सबसे पहले इन 1895 बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। पहली लाइन ये है। दूसरी लाइन ये है, इन 1922 महात्मा गांधी डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। थर्ड लाइन है, इन 1928 द नेहरू कमेटी डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 1928 में नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की। स्टार्टिंग में तीन लोग थे, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी तथा नेहरू कमेटी। इन तीनों लोगों ने संविधान सभा की मांग की, पर इन्होंने डायरेक्टली संविधान सभा वर्ड का यूज़ नहीं किया। इन्होंने किसी दूसरे रूप में इस चीज़ की डिमांड की थी। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो उन्होंने स्वराज बिल को पेश किया था। तो स्वराज बिल के रूप में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात करी थी। स्वराज बिल का मतलब ये था कि ऐसा कोई बिल हमें हमारे लिए उन्होंने पेश करा कि हमें जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है या जो भी हमारा इंडिया है उसको हमें कैसे चलाना है, उसमें रूल कैसे करेंगे हम, तो हमारे इंडिया के लोग होने चाहिए, हम ही उसके अंदर कानून बनाएं, हम ही उसको लागू करें, यानी सारे इंडियन होने चाहिए उसके अंदर। टोटली बायकॉट करा उन्होंने अंग्रेजी लोगों को। तो वो स्वराज बिल था, तो उन्होंने स्वराज बिल के रूप में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग की। ऐसे ही महात्मा गांधी जी ने एक पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर को स्वराज बिल का एक्सप्लेनेशन दिया था कि स्वराज बिल में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या स्वराज बिल का एक्सप्लेनेशन है। उसके बेसिस पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग की थी। तो एक तरीके से वो अपन समझ ऐसा सकते हैं कि हाँ, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग करी, बट बेसिकली इन्होंने वर्ड यूज़ नहीं करा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ऐसे ही नेहरू जी की कमेटी का भी सेम यही कंसेप्ट था। फिर उसके बाद बात करते हैं हम 1934 के अंदर, इन 1934। 1934 के अंदर जो मानवेंद्र नाथ राय जो थे, उन्होंने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड की थी और पहली बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को वर्ड यूज़ किया था। जैसा कि मैंने आपको ब्रैकेट में रेड वर्ड से लिख भी रखा है, यूजिंग सी ए वर्ड। सी ए मतलब है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्ड। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मतलब क्या है, वो सभा जिन लोगों ने हमारा संविधान बनाया। हम उस सभा के बारे में बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हमारा संविधान को बनाया। अब उसके बाद बात करते हैं इन 1935 कांग्रेस पार्टी फास्ट ऑफिशियली डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 1935 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। सेकंड टर्म थी। सबसे पहले किसने पूछा, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मानवेंद्र नाथ राय थे, जिन्होंने इस वर्ड को यूज़ करा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड की। उसके बाद था 1935 के अंदर कांग्रेस पार्टी, जिसने ऑफिशियली डिमांड करा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। तो ये यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया 1935 तक, यानी 1934 के बाद से ही, यानी 1934 में हम जैसा देख रहे हैं मोहनवेंद्र राय वाला, 1934 के बाद से ही इसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड की बात आने लग गई थी। पर यह था कि 1934 तक अंग्रेज इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। ये लोग बार बार डिमांड कर रहे थे पर वो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे इन चीज़ों के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1934 के बाद कॉन्स्टिट्यूंट डिमांड शुरू होने लग गई थी, मतलब इसकी जगह जगह चर्चा होने लग गई थी कि हाँ, ये लोग इंडियन जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कर रहे हैं। उसी समय पे 1934 के काफ़ी टाइम बाद, यानी 1939 के लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी। उस टाइम पे अंग्रेजों ने क्या करा, वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी बिना किसी परमिशन लिए, बिना किसी इंडियन लीडर्स के परमिशन लिए बिना, उन्होंने डायरेक्टली ये घोषित कर दिया कि इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से, यानी ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में इंडिया इसको पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अंदर इंडिया इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। हिटलर ने आक्रमण कर रखा था यूरोप के अंदर, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी, हिटलर आक्रमण कर रहा था। तो इंडियंस का कहना ये था कि इंडिया का इसमें कोई मतलब नहीं है, ये इंडिया की लड़ाई नहीं है, ये यूरोप की लड़ाई है, हम क्यों इसके अंदर भाग लें, भारत इस युद्ध में क्यों शामिल होगा। तो कांग्रेस जितने भी थे वो पूरे सारे इसका बॉयकॉट कर रहे थे, इस चीज़ का कि हमें इस चीज़ के अंदर भाग नहीं देना, हम क्यों भाग लें, ये यूरोप की लड़ाई है, यूरोप से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर क्यों हम हमारे सैनिकों को खोएं या हमारी क्यों क्षति करें, हमारा माल हानि का नुकसान क्यों करें, इसमें इंडिया के सैनिक क्यों मारे जाएं। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का ये अगेंस्ट कर रहे थे। तो अगेंस्ट कर रहे थे सारे के सारे। तो अगेंस्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें उनको ही पता लग रही थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको भी सबको पता लग रहा था। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में जो 1940 के अंदर एक, 1940 अगस्त के अंदर एक
ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो लाइन लिखी हुई है इन अगस्त 1940, द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो फर्स्ट टाइम जो इन्होंने एक्सेप्ट करा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, इन्होंने एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करा था, ये एक ऑफर था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ब्रिटिश ने एक ऑफर करा, क्योंकि उस समय हिटलर का इतना खतरनाक आक्रमण हो रहा था कि अगर इंडिया उसका सपोर्ट नहीं करता तो शायद ये लोग जीत नहीं पाते, या ये लोग उस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसके बेस उसको कम करने के लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको अगस्त ऑफर दिया था, अगस्त के महीने के अंदर एक ऑफर दिया था, उसको अगस्त ऑफर बोल रहे हैं। उस ऑफर में क्या था, अंग्रेजों ने बोला कि आप सत्ता में शामिल होना चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं है, हम सारी सत्ता आपको सौंप देंगे। जो भी आपको रूल बनाने हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, या जो भी चीज़ें आपको चलानी है, आपका स्टेट है, आपका नेशन है, आपका कंट्री है, आप अपने हिसाब से चलाएं, अपने हिसाब से रूल बनाएं। सारे लोग भी उसके अंदर आपके ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, सारे इंडियंस को रखा जाएगा, कोई भी उसके अंदर अंग्रेज नहीं होगा। इस तरह की इन्होंने सारी बातें करी अगस्त ऑफर के अंदर। पर इन्होंने ये बोला कि अभी इस टाइम पे स्थिति ऐसी है कि अभी इस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी, हम ये सब चीज़ें आपकी वॉर खत्म होने के बाद, यानी युद्ध खत्म होने के बाद हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इस पूरी शासन व्यवस्था को बदल देंगे, इंडियंस को इन्वाइट करेंगे उसके अंदर, और संविधान का पूरे तरीके से आप द्वारा बनाया जाएगा। पर इस जो अगस्त जो था, अगस्त जो ऑफर था, ये अगस्त ऑफर के अंदर भी कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को नहीं बोला था इन्होंने कि हाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को नेम नहीं लिया था इन्होंने। मतलब कंसेप्ट वही था कि हाँ ने हम इन सब चीज़ों को, जो भी आपकी डिमांड है उन सबको मान रहे हैं हम। जैसे स्वराज जो बिल था, जो स्वराज बिल जो था, जो गांधी जी के द्वारा दिया गया, एक्सप्लेन किया गया था, उसको फर्स्ट टाइम बाल गंगाधर तिलक जी ने जो दिया था, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन और उन सब चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसे 1938 के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये लोग काम कर रहे थे, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये लोग काम कर रहे थे। उसके बेसिस पे इन्होंने ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लाया जाए, वो भी किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि जैसे आज जो हम वोट दे रहे हैं, यानी एक कोई जो भी एडल्ट है 18 की 18 की उसकी उम्र घोषित कर दी जाए अगर वोट के लिए, तो उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोल देंगे। मतलब ये होता है उसका सार्वभौमिक वयस्क मतदान। अगर हिंदी में हम बात करें तो उसका मतलब ये होता है सार्वभौमिक वयस्क मतदान। तो 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर, कांग्रेस के प्रतिनिधि थे वो, के तौर पर सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की बात की उन्होंने। मतलब संविधान सभा का जो हम गठन करेंगे वो एक निर्वाचित होनी चाहिए, यानी इलेक्टेड होनी चाहिए। और वो इलेक्टेड किन के द्वारा किया जाए, जितने भी हमारे वोटर्स हैं इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनको वोटर्स बनाया जाए, वो अपना वोट दें और डायरेक्ट उसको इलेक्ट किया जाए। ये उन्होंने एक अति आदर्शवादी जो बात थी वो कह दी थी उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें पहले 1940 के पहले हो चुकी थी, यानी 1938 में इन्होंने बोला ऑफिशियली लेवल पे। तो ये सारे पॉइंट हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो फिर 1940 का मैंने ये भी बता दिया आपको अगस्त ऑफर का क्या सीन था, अगस्त ऑफर क्यों आया, या बेसिकली अगस्त ऑफर क्यों बोलते हैं इसको, वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मैंने ये बताया आपको जो वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो भी अगस्त ऑफर के अंदर यूज़ नहीं किया गया था। अब हम बात करते हैं द क्रिप्स मिशन इन द 1942 हैड अ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है, अब 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में क्या बोला, क्रिप्स मिशन 1942 में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट वे में जो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य द्वारा चुनी जाती है। स्टेट के अंदर जैसे अभी एमएलए होते हैं, पहले भी ऐसे ही प्रोविंसेस जो होती थी, प्रोविंसेस लेजिस्लेचर भी होता था, उनके अंदर दो तरह के हाउसेस होते हैं। अगर अभी हम समझे तो विधानमंडल और विधानमंडल के अंदर दो तरह के, यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का मतलब विधानमंडल, विधानमंडल के अंदर दो तरह के हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद को तो अपर हाउस बोला जाता था और विधानसभा को लोअर हाउस बोला जाता था। तो विधानसभा के मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, एमएलए। तो इनका कहना है कि मतलब ये था कि जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उसको किसके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, डायरेक्ट एमएलए के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, ना कि पीपल्स के द्वारा। क्योंकि उनका कहना भी ठीक था अंग्रेजों का, क्योंकि डायरेक्ट पीपल्स इतनी एजुकेटेड है नहीं और लोगों को इतनी समझ है नहीं कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इस्टेब्लिश कर पाए। इसलिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बोला कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के मामले में, उसको अति आदर्शवादी बोला जा सकता है। मतलब वो आज के टाइम पे ठीक है, पर उस जमाने में, उस समय जो कंडीशन थी, उन कंडीशंस को देखते हुए वो पॉसिबल नहीं था कि हर लोग वोट करें और डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को चुना जाए। तो इसलिए उन एमएलए को वोट किया जाए, ताकि जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, जो भी इस आज़ादी के इसमें जो भाग ले रहे हैं, जो भी कांग्रेस की तरफ से कर रहे हैं चीज़ें ताकि हमें आज़ादी मिले, उन सब चीज़ों को वो लोग समझ रहे थे, पॉलिटिकल लेवल्स को। तो वो लोग वोट करेंगे, तो वहाँ पर जो जितने भी लोग थे वो लोग वोट करेंगे, तो शायद वोट अच्छी तरीके से हो पाता और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सही से चुनाव हो पाता। मतलब तो क्रिप्स मिशन का कहना ये था, बट ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली वे में होनी चाहिए थी। मतलब तो अब ये चीज़ें कि क्रिप्स मिशन क्यों आया, क्रिप्स मिशन के क्या बेसिस थे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड इन 1947
ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन 1946 में आया और उसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन कर दिया। और उससे पहले हम समझते हैं क्रिप्स मिशन क्यों आया, क्रिप्स मिशन की क्या जरूरत पड़ी आने की। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी यहाँ पर, जो इंडिया इस पे हिटलर ने वॉर करा था इसके बारे में, और ये इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इंडिया के जितने भी लोग थे, इंडिया में लगातार इस तरह के प्रदर्शन चल रहे थे कि इंडिया का मानना था कि हिटलर यूरोप यूरोप पे आक्रमण कर रहा है, तो हम क्यों करें ये सब चीज़ें, हम क्यों इनका सपोर्ट करें। जैसे यूरोप पर हिटलर आक्रमण कर रहा है और वहाँ के जो सैनिक थे वो बराबर उनकी लड़ाई कर रहे थे, मतलब उनसे बराबर लड़ रहे थे, तो यहाँ और इंडिया के अंदर ये बातें चल रही थी कि जैसे हिटलर यूरोप पे आक्रमण कर रहा है, वैसे ही इन लोगों ने भी हम पे आक्रमण करा है, इन लोगों ने हम पे कब्जा कर रखा है। तो सेम ही चीज़ है, दोनों में फ़र्क क्या है, ये भी हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं और ये लोग हमें इन्वाइट कर रहे हैं कि हम उन्हें इनसे बचाएं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, ये लोग भी हम पे आक्रमण ही कर रहे हैं। तो ये मैसेज, ये वाली जो र्यूमर थी, ये वाली जो सारी चीज़ें थी, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फैल रही थी। और मैसेज ये जा रहा था वहाँ पर, जितने भी जो आर्मी के मेंबर थे, आर्मी के जो जितने भी लोग थे जो लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन लोगों को ये लग रहा था कि यार हम धर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, धर्म के साथ लड़ रहे हैं, यानी असत्य के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्हें ये लग रहा था कि हिटलर हमारे पर आक्रमण कर रहा है तो हिटलर असत्य यानी हिटलर अधर्म कर रहा है, पर हम धर्म का साथ देके उसे हरा रहे हैं मतलब। पर उनको ये चीज़ें पता लग रही थी कि इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने भी हम पे कब्जा कर रखा है और ब्रिटेन हमारे पर पूरा रूल कर रहा है, शासन कर रहा है हमारे पर ज़बरदस्ती, ये भी हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब दोनों सेम ही चीज़ कर रहे हैं। तुम वहाँ पर उसको अधर्म बोल रहे हो, पर यहाँ पर तुमने अधर्म मचा रखा है धर्म के नाम पे। तो ये सब चीज़ें तुम कर रहे हो मतलब। तो इस सब चीज़ों से क्या हो रहा था, वहाँ के जो जितने भी आर्मी के मैन थे उनका सबका मॉरल डाउन हो रहा था। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उन्होंने एक स्टॉफर्ड क्रिप्स थे, जो ब्रिटेन के पॉलिटिशियंस थे, लिबरल पॉलिटिशियंस थे, उनको बोला इन सब चीज़ों को, मुद्दों को समझो आप और इंडिया जाके इन सब चीज़ों को दबाओ। हमारे जो आर्मीज़ के जितने भी लोग हैं या हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं जो अगेंस्ट में हम हिटलर के लड़ रहे हैं, हिटलर के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, उन लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव जा रहा है और उनका मोरल डाउन हो रहा है। तो वहाँ से जो क्रिप्स आया फिर इंडिया के अंदर, तो उसको क्रिप्स मिशन बोला जाता है कि इंडिया क्रिप्स के अंदर आया। क्रिप्स जो था वो इंडिया के अंदर आया, तो उसी चीज़ को क्रिप्स मिशन बोला जाता है। तो इंडिया में आने के बाद क्रिप्स ने क्या करा ताकि ये सब चीज़ें सेटल हो पाए, इंडिया ने इंडिया के अंदर जो उस टाइम पे क्रिप्स ने बोला कि हम 200 सालों से यहाँ पे राज कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम भारत छोड़ दें तो हम भारत छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पर जापान का आक्रमण बढ़ता जा रहा है इंडिया के ऊपर। अगर इस स्थिति के अंदर हम इंडिया को छोड़ देंगे तो जापान पूरा इंडिया को नष्ट कर देगा। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब ये हमारे लिए भी है, इतिहास के लिए ये सही नहीं होगा कि हम इस स्थिति के अंदर भारत को छोड़ के जाएं, तो और हमारा नाम खराब हुआ इतिहास के अंदर। तो इस वजह से अब हम भारत को नहीं छोड़ सकते। पर आपकी जो भी इच्छाएं हैं या जो भी आपकी मांगे हैं, युद्ध के बाद वो सारी चीज़ें कर दी जाएगी, आपका इलेक्शन करवा दिया जाएगा, आपको आज़ादी दे दी जाएगी इंडिया को, और एक डोमिनेंट स्टेट के रूप में इंडिया को दर्जा दे दिया जाएगा। भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर रहना चाहे तो अच्छी बात है, कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं रहना चाहे तो भी कोई परेशानी नहीं है। सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, आप अपने हिसाब से हर पॉलिसी बना सकते हैं, फाइनेंशियल जितनी भी पॉलिसी है वो भी सब आप बना सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो क्रिप्स मिशन का ये था। तो क्रिप्स मिशन से लगभग लगभग सारे सबको सेटिस्फाई थे, सारी बातें क्रिप्स मिशन की बहुत अच्छी थी। पर क्रिप्स मिशन के अंदर एक प्रॉब्लम थी, क्रिप्स मिशन ने लास्ट में ये सारी चीज़ें अच्छी बोलने के बाद ये बोला उसने कि जो भी राज्य हैं वो भारत से अगर अलग होना चाहते हैं तो अलग हो सकते हैं, जो भी राज्य उपलिख प्रांत है वो भारत से अगर अलग होना चाहें तो वो अपनी इच्छा से अलग हो सकते हैं। जिन भी स्टेट्स को या जिन भी राज्यों को भारत के अंदर इंक्लूड होना है तो वो इंक्लूड हो सकते हैं और छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो ये वाली बात की वजह से, क्रिप्स मिशन की ये वाली बात की वजह से इंडियंस ने भारत क्रिप्स मिशन को बाइकाट कर दिया और अगेन दोबारा भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने शुरुआत कर दिया, क्योंकि वो लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हुए, ना मुस्लिम लीग सेटिस्फाई हुआ इससे, ना कांग्रेस इससे सेटिस्फाई हुई। कांग्रेस ने भी टोटली बाइकाट कर दिया, और कांग्रेस ने टोटली बाइकाट करने के बाद क्रिप्स मिशन को टोटली बाइकाट कर दिया, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया। पर भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का कोई ऐसा बड़ा मकसद था नहीं, ऑलरेडी मकसद था उनका कि हाँ भाई यहाँ से अंग्रेज लोग चले जाएं, पर अंग्रेज ऑलरेडी जाना चाहते थे यहाँ से, ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं थी कि वो लोग जाना नहीं चाहते थे, वो लोग खुद भी जाना चाहते थे यहाँ से। तो ये वाली सारी बातें हुई। तो बेसिकली अब हम इसको समझ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड इन 1947 ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्ट किया गया। एक बार ही लाइनें बताया था मैं आपको, फिर आपको कैबिनेट मिशन के बारे में बता दूंगा मैं। इट वाज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर फॉर ऑल वोट्स। ये मैंने एक लाइन लिखी है जिससे आपको थोड़ा सा याद है। आफ्टर 1934 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्ड एंड डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टार्टेड। 1934 के बाद से ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्ड का ज़्यादातर यूज़ किया गया और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड स्टार्ट हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर का एक पॉइंट ध्यान रखें ताकि अब स्टोरी के रूप में आपको ध्यान रखेगा। जैसा मैंने आपको बताया था 1939 से 1945 तक
ब्रिटेन ने इंडिया को बोला था कि हमारे साथ ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से हिटलर के अगेंस्ट में लड़ा जाए, इसलिए मैंने ये लाइन नोट कर दिया आपको ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। तो एक बार अपन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, अब जो कैबिनेट मिशन था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कैबिनेट मिशन क्यों आया। कैबिनेट मिशन आने का रीज़न क्या था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इधर क्रिप्स जो था, क्रिप्स ने सारा जो ये था जितनी वॉर थी ये सारी खत्म कर दी थी, यानी 1945 के अंदर ये वॉर खत्म हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड। 1946 के अंदर इलेक्शन होने थे ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन होने थे तो पहला, सॉरी चर्चिल था, चर्चिल ने भेजा था उन्हें वहाँ पर। तो चर्चिल जो थे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे मतलब वहाँ पर ब्रिटेन के, तो वो इलेक्शन में उनको ये लग रहा था कि मैंने हिटलर को हरा दिया तो इलेक्शन तो मैं इजीली जीत जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है, तो वो दोबारा इलेक्शन में खड़े हुए और चर्चिल को इलेक्शन से हरा दिया गया, मतलब जनता ने इलेक्शन से उसको उनको हरा दिया। तो उसके बाद न्यू पार्टी का, वहाँ पर एक न्यू पार्टी थे लेबर पार्टी करके, लेबर पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बोला था कि अगर इंडिया को फ्रीडम आप लोग देंगे, अगर इंडिया को फ्रीडम आप लोग देंगे तो हम इस, जो उनका मैनिफेस्टो था, इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि हम इंडिया को आज़ादी दे देंगे, मतलब। और वहाँ के लोग भी ये डिमांड कर रहे थे कि इंडिया को आज़ादी क्यों नहीं दे रहे हैं हम, क्या हम इतनी अच्छी कंट्री होती हुई भी, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सब कुछ चीज़ें होती हुई भी क्या किसी देश को गुलाम बना के रखना हमारे लिए सही है? हम यहाँ पर इतने ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं और हमने खुद ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रखा है कि हमने इंडिया को एक गुलाम देश बना रखा है, मतलब। तो इसका भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, 1917 के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटेन की, वहाँ पर किसी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर किसी मेंबर ने ये क्वेश्चन पूछा भारत को आज़ाद क्यों नहीं कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर ब्रिटेन के जो भी जिन्होंने रिप्रेजेंट करा था मिनिस्टर ने, उन मिनिस्टर ने क्या बोला था कि अगर अभी इस टाइम पे हम भारत को आज़ाद कर देंगे तो वहाँ पर अभी आज़ाद करने की स्थिति में वो लोग हैं नहीं, वहाँ पर अभी अराजकता फैल जाएगी, इसलिए हमने अभी उन्हें ना कोई, हमने उन्हें गुलाम बना रखा है, हम सिर्फ वहाँ पर अच्छे रूल का चाहते हैं कि आगे चल के एक अच्छा रूल हो वहाँ पर, लोग चीज़ों को समझे ताकि वो हैंड ओवर कर पाएँ। अभी वो लोग इतने कैपेबल नहीं है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को चला पाएँ या इन चीज़ों को कर पाएँ, अभी उन्हें डेमोक्रेसी का इतना वो नहीं है पता कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ होती है। तो हम चाहते हैं कि हर 10 साल के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें ताकि उनको डेमोक्रेसी को सिखाया जाए, बार बार उनकी पावर को धीरे धीरे उनको चीज़ें हैंड ओवर करती जाए, जैसे 70%, 75%, 100% में से 50% पहले दे दिया गया, फिर 25% दे दिया गया, ऐसे करके धीरे धीरे उनको पूरी पावर संभला दी जाएगी। फाइनली हमारा एम यही है कि हम इंडियंस को या इंडिया को पूरी तरीके से फ्रीडम प्रोवाइड कर दें। तो ये उनका वो था। तो ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन भी ये नहीं चाहता था कि हम इनको आज़ाद ना करें, ब्रिटेन भी लास्टली यही चाहता था, इसीलिए मैं कह रहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन का कोई ऐसा वो था नहीं, लास्टली वो चाहते ही थे कि भारत छोड़ो आंदोलन का कोई इतना वो था नहीं, मतलब वो खुद भी चाहते थे कि भारत से जाना, मतलब क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, ये सब चीज़ें चल रही थी काफ़ी टाइम से, उन लोगों को भी चीज़ें समझ में आ रही थी बेनिफिट क्या क्या थे इन लोगों के, कि भाई ये लोग यहाँ पर रहे तो इनसे हमें क्या क्या बेनिफिट हुआ इन लोगों के रहने से, इन लोगों के बेनिफिट से ये, इन लोगों के रहने से यहाँ पर ये बेनिफिट हुआ। जुडिशरी इन्होंने बहुत अच्छी डेवलप कर दी, जो जुडिशरी का जितना भी कंसेप्ट है सारा वो पूरा ब्रिटेन के थ्रू ही लिया गया, यानी इन लोगों ने जो रूल करा यहाँ पर, तो टोटल जुडिशरी की जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सारी वहीं से डेवलप हुई है। आरबीआई इन्होंने स्टैब्लिश करा पूरे अच्छे तरीके से, स्टॉक एक्सचेंज को ये लोग इस्टेब्लिश करके गए, इकोनॉमी इन्होंने डेवलप करी हमारी पूरी तरीके से, आईपीसी की जितनी भी धाराएं अभी हम यूज़ करते हैं मोस्टली सारी धाराएं लगभग लगभग इनके द्वारा ही डेवलप की गई, एजुकेशन सिस्टम पूरा इनके द्वारा डेवलप किया गया, तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी है जो इन्होंने यहाँ पर डेवलप करी। अब मैं बता रहा था आपको कैबिनेट मिशन का, तो कैबिनेट मिशन के बारे में हम ये बात करते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो जितने भी सारी चीज़ें थी 1946 के अंदर एक इलेक्शन होने थे ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन होने थे, चर्चिल प्रीवियस थे प्राइम मिनिस्टर थे, वो लोग हार चुके थे क्योंकि लोगों को ये था कि मैनिफेस्टो में इंडिया को फ्रीडम प्रोवाइड की जाए, तो लेबर पार्टी जो थी उन्होंने इंडिया को फ्रीडम प्रोवाइड कर दी थी, तो पब्लिक भी यही चाहती थी। तो जब पार्टी बनने के बाद वहाँ पर जो मिनिस्टर थी उनका पहला काम ये था, लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई अब आप आ गए पार्टी के अंदर, सत्ता के अंदर, अब आप पावर के अंदर हैं तो आप करें इंडिया को आज़ाद, तो उनका ये था। तो उन्होंने फर्स्टली 1900, जैसे 1946 स्टार्ट हुआ तो 1946 स्टार्ट होते उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन भेजने का मतलब ये था, कैबिनेट मिशन का नाम इसलिए कैबिनेट मिशन रखा गया क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के 3 कैबिनेट मंत्री भेजे थे जो बड़े मंत्री होते हैं। पहला था स्टॉफर्ड क्रिप्स, दूसरा था एवी अलेक्जेंडर जिसको जो डिफेंस मिनिस्टर थे वहाँ पर, तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 मंत्रियों को उन्होंने, 3 कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ पर भेजा था, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन बोला जाता है। इन्होंने कैबिनेट मिशन को यहाँ पर भेजा। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड इन 1946 ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन ने ये रिकमेंडेशन दिया कि आप इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन करा के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करवा दिया था यहाँ पे। इसको इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ? इट वाज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट। इसको आप ऐसे याद कर लें डायरेक्टली अभी इस टर्म को अपन जब राष्ट्रपति का चुनाव होंगे उस टाइम पे पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा इस टर्म को पूरी,
कि ये क्या सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पूरी बात करेंगे, क्योंकि एक अच्छा खासा टॉपिक है, छोटी लाइन है पर एक टॉपिक बन जाता है ये भी। इस पर पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। अब इसको आप डायरेक्टली समझने की, उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन ऐसे हुए थे। 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, जो फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, यह निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति, हिंदी में लिखें तो अगर आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वह एकल संक्रमणी मत के द्वारा किया गया। एकल संक्रमण मत मतलब सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। ये सारा मैंने आपको सारा बता दिया, हिस्ट्री बता दी, कैबिनेट मिशन की कैसे स्थापना हुई, ये सब मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो मेंबर्स थे वो कितने थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर मेंबर थे टोटल 389 मेंबर थे। 389 मेंबर्स के अंदर उनका डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया आपको सामने दिख रहा है। 296 मेंबर जो थे वो तो ब्रिटिश इंडिया से लिए गए, और 93 मेंबर जो थे वो प्रिंसिपल स्टेट से लिए गए। ब्रिटिश इंडिया का मतलब ये है जहाँ पर ब्रिटिश का राज था। प्रिंसेस स्टेट का मतलब ये था कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पर राजा रूल कर रहे थे, मतलब जैसे अगर अपन राजस्थान का कुछ पार्ट देखें तो वहाँ पर ऐसा था जहाँ पर राजा रूल कर रहे थे, मतलब तो वहाँ से 93 मेंबर आने थे, 296 मेंबर यहाँ से आने थे, तो वो इलेक्टेड आने थे। ये वाले जो 296 मेंबर हैं ब्रिटिश इंडिया के, ये इलेक्टेड हैं, और ये वाले जो है नॉमिनेटेड हैं। अब इलेक्टेड मेंबर्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है मेंबर फ्रॉम प्रोविंसेस। प्रोविंसेस यानी प्रांत जितने भी थे वहाँ से 292 मेंबर थे, यानी 292 मेंबर्स वो प्रोविंसेस जिन पर ब्रिटिश इंडिया का रूल था वहाँ से 292 मेंबर आएंगे। बाकी के जो 4 मेंबर वहाँ कहाँ से आएंगे, मेंबर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ऐसे प्रोविंसेस जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जिनको बोला गया, जिन पे भी ब्रिटिश का रूल था। पहला कौन था, दिल्ली था। दूसरा था अजमेर मेरवाड़ा। तीसरा था कुर्ग। कुर्ग बेसिकली अभी कर्नाटक में है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, अभी इस टाइम पे कर्नाटक में है वो। चौथा क्या है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में अभी इस टाइम पे। तो ये टोटल मेंबर्स हो गए, मैंने आपको बता दिया 389 टोटल मेंबर है। 296 कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश इंडिया से, वो इलेक्टेड होंगे। 93 कहाँ से आएंगे, प्रिंसिपल स्टेट से, वो नॉमिनेटेड होंगे जहाँ पर रूल था राजाओं का। मतलब राजाओं के और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक संधि कर रखी थी इन लोगों ने आपस में, कि भाई रूल तुम करो, तुम्हें कोई आर्मी रखने की जरूरत नहीं है, कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम हमें बताओ, हम वहाँ पर सारी चीज़ें सेटल करेंगे, हम अपनी आर्मी प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक दोनों के बीच में संधि कर रखी थी, इसलिए वो प्रिंसिपल स्टेट कहलाते हैं वहाँ पर, मतलब उसके बाद ये मेंबर ऑफ प्रोविंसेस मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके इलेक्शन में क्या था, द रिप्रेजेंटेटिव वाज इलेक्टेड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख। जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव था वो 10 लाख की पॉपुलेशन पे लड़ता था, 10 लाख की पॉपुलेशन पे लड़ा जाता था। तो अब 10 लाख की पॉपुलेशन से हमें एक आइडिया लगाएं, प्रीवियस स्लाइड में वापस चलते हैं। अगर 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक बंदा लगा है तो लगभग लगभग उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन 389 लिखा हुआ है यहाँ पर, और 10 लाख की एक पॉपुलेशन पे एक बंदा आ रहा है, तो लगभग लगभग 40 करोड़, यानी 38 पॉइंट समथिंग करोड़ की समथिंग माने, तो एक रफली आइडिया लें अपन, तो 40 करोड़ के लगभग लगभग जनसंख्या होगी वहाँ पर उस टाइम पे। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड वाज यूज फॉर इलेक्शन, मेंबर वर इलेक्टेड बाय ट्रांसफर वोट। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, ये एक मेथड यूज किया गया है, इसको आप रट लेना डायरेक्ट के डायरेक्ट। अभी इसके बारे में हम आगे चल के राष्ट्रपति की जब बात करेंगे तब इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। अब इसके अंदर जो टोटल मेंबर थे 389 जो मेंबर थे, उनमें रिजर्वेशन की कुछ कंडीशन रखी गई थी, ताकि उस तरीके से उनको डिवाइड किया जाए ताकि कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आए, किस किस को क्या क्या सीटें दी गई। तो मुस्लिम के लिए 78 सीट रिजर्व रखी गई थी। जो सिख थे, सिख के लिए 4 सीटें रिजर्व रखी गई थी। और जनरल, जनरल का मतलब हो गया सामान्य, उसमें कोई भी आ गया, उसमें हिंदू आ गए, जैन आ गए, क्रिश्चियन आ गए, तो तीनों को इंक्लूड करके टोटल 210 सीटें रखी गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था वो इनडायरेक्ट वे में हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट इनके चुनाव हुए थे। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड इन जुलाई अगस्त 1946। जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 के बीच में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन हुआ। 208 मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज इलेक्टेड इन द असेंबली। असेंबली के अंदर कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें मिली। 208 सीटों से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता। प्रचंड बहुमत था बिल्कुल ही, क्योंकि जैसे 389 को अगर अपन देखें तो उस समय नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से चीज़ें होनी थी। तो सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से बात करें तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50+1 सीटें आ जाए, मतलब 50% +1 सीटें आ जाए, 51% सीटें आ जाए तो उसको सिंपल मेजोरिटी बोला जाता है। तो 208 मेंबर थे कांग्रेस पार्टी के। कहाँ कहाँ से, कॉमन सीटों पे। कॉमन सीटों पे अगर अपन बात करें तो कॉमन सीटें पहले क्या थी, कॉमन सीटें कितनी, 210 थी कॉमन सीटें जो आरक्षित रखी थी अपन ने कॉमन के लिए। तो उनमें 210 में से 199 सीटें कांग्रेस की थी। सिख की टोटल 4 सीटें थी, उनमें 3 सीटें कांग्रेस ने जीती। मुस्लिम की टोटल कितनी सीटें थी, मुस्लिम की टोटल 78 सीटें थी, उनमें से 3 सीटें भी कांग्रेस जीत गई। और चीफ कमिश्नर जो प्रोविंसेस थे वहां से भी 3 सीटें इनको मिली। तो टोटल मिला के इनको 208 सीटें जीती कांग्रेस ने। तो एक प्रचंड बहुमत है, प्रचंड बहुमत था। और अगर अपन मुस्लिम लीग की बात करें तो 73 मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग वर विक्टोरियस। 78 सीटों में से 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। अब एक लाइन ये लिखी हुई है, द मुस्लिम लीग बायकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जस्ट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्शन।
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन के जस्ट बाद मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बॉयकॉट इसलिए करा था, इसका एक रीज़न समझ लेते हैं, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इलेक्शन हुए टोटल 389 सीटें थी, 389 सीटों के अंदर मुस्लिम्स के लिए 78 सीटें रखी गई, 78 सीटें रखी गई। उनको बाद में ये लगा कि 78 सीटें अगर हम सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से देखें तो 389 का अगर अपन डिवाइड करते हैं, टोटल 400 सीटें अपन समझ लें, तो 400 सीटें को अगर अपन डिवाइड करें तो टोटल 200 सीटें, 201 सीटें आ रही है। मतलब 201 सीट अगर किसी की पार्टी के पास है तो वो प्रचंड बहुमत में या वो अपनी सरकार बना सकती है, वो अपनी अंतरिम सरकार बना सकती है। तो मुस्लिम लीग का ये था कि 73 सीट्स आने के बाद 78 में से अगर ये पूरी की पूरी 78 सीट ले आते हैं तो भी इनका इतना वहां पर वो नहीं था कि मतलब इनकी वजह से पार्टी ना बन पाए। अगर 78 ये सीट पूरी ले आते हैं तो भी अगर अपन 400 में से माइनस करें तो भी 200 के ऊपर सीटें उनके पास हैं, तो 201 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी है। और मुस्लिम लीग में से भी कुछ जगह ऐसी थी जहां से कांग्रेस पार्टी को वोट मिलने थे, जो मिले ही थे, जैसा आपने देखा कि 73 सीटें जीते हैं ये लोग वहाँ पर 78 में से, तो 78 में से 3 सीटें ऑलरेडी कांग्रेस को मिल चुकी है। तो इनको ये चीज़ समझ नहीं आई कि हमारा इतना यहाँ पर मतलब हमारा प्रेजेंटेशन है ही नहीं यहाँ पर, तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया इन्होंने, उसके इलेक्शंस को, कि हमें इसमें नहीं रहना, हमें ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही, हमारा इसमें कोई वो ऐसा कुछ है नहीं, तो उन्होंने टोटली इसको बॉयकॉट कर दिया था। मतलब अब ये एक लाइन है, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना डिड नॉट कंटेस्ट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो उन्होंने उसके अंदर कॉन्टेस्ट नहीं करा महात्मा गांधी और मोहम्मद जिन्ना ने। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू जो थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिजाइन कर दिया था। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग, मतलब इलेक्शन कराया गया तो ये सब मुस्लिम लीग ने उसमें मुस्लिम लीग ने उसको बोल ही दिया था कि मुस्लिम लीग उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगी, तो इस तरीके से उन्होंने भाग नहीं लिया। अब ये सब चीज़ें चल रही थी वहाँ पर, दो मुद्दे आ रहे थे अंग्रेजों के सामने। दो मेन मुद्दे क्या थे? कांग्रेस क्या चाह रही थी कि जो अंग्रेज हैं वो भारत छोड़ के चले जाएं और सारा रूल दे जाएं हमें, हम अपने हिसाब से चुनाव करा लेंगे, अपने हिसाब से देख लेंगे, मतलब चुनाव करा के चले जाएं और मतलब ये सब चीज़ें हम देख लेंगे हमारे हिसाब से। मुस्लिम लीग का ये था कि अगर आप जा रहे हो तो पार्टीशन करा के जाओ, वरना पार्टीशन चाहिए, मतलब मैं पार्टीशन कराओ और चले जाओ। मतलब तो डिफिकल्टी ये थी अंग्रेजों के सामने कि पार्टीशन कैसे कराएं। अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए मुस्लिम लीग ने बायकॉट करा, तो मुस्लिम लीग का ये था कि हमारा कोई इसमें रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो उन्होंने बायकॉट करा। बायकॉट करने के बाद इन लोगों ने, इनकी वजह से पूरे प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर दंगे होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया था। अब ये देखें अपन, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसका कब हुआ, जुलाई से अगस्त 1946 को हुआ, तो 16 अगस्त के समथिंग मुस्लिम लीग ने, 5 अगस्त को रिजल्ट आया था, 5 अगस्त 1946 को रिजल्ट आया और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत गई। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा का बहिष्कार करने के बाद यहाँ पर मुद्दे उठना चालू हो गए, पूरे देश के अंदर लगे, लगभग सब जगह पे दंगे होने लगे। ये सारी व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्था थी, अंग्रेजों से भी नहीं संभल पा रही थी, तो अंग्रेजों ने फाइनली ये बोला कि भाई अब हमसे ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही, तो उन्होंने उन्होंने अपने वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर जो भी बड़े जो भी हुआ करते थे, यहाँ से जो वहाँ पर भी वही लोग हुआ करते थे जो चीज़ों को देखते थे, मतलब तो वहाँ पर ये चीज़ें पता लगी कि अभी चीज़ें संभल नहीं पा रही है, मतलब तो उन्होंने ये बोल दिया कि जो उन्होंने फिर एक ऑर्डर निकाला, मतलब ऑर्डर निकाल के उन्होंने ये बोला कि जून 1948 हमारी तरफ से एक लास्ट डेट है, जून 1948 हमारी तरफ से लास्ट डेट है। अगर आप लोग शांतिप्रद रह के, शांति से हर चीज़ को समझ के बंटवारा करना चाहते हैं, या जो भी समझाइश करना चाहते हैं बैठ के, तो जून 1948 लास्ट डेट है। अगर जून 1948 हम समझा रहे हैं, मतलब अगर जून नहीं हुआ तो जून 1948 को हमारी तरफ से लास्ट होगा, फिर चाहे ये दंगे चलते रहें, कुछ भी चलते रहें, हम इसको ऐसे ही छोड़ जाएंगे इस देश को, मतलब और अपने हिसाब से आप देख लेना, मतलब हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा। मतलब हम चाहते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से शांतिप्रद माहौल के अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट करा के जाएं, ताकि आपकी प्रॉपर सरकार बन जाए, आप अच्छे से रूल कर पाएँ पूरे उसके अंदर, और चीज़ें आपके अंदर अच्छे से चल पाए। मतलब ये सब चीज़ें उनका कहना था। बेबल करके कोई थे, उन्होंने इसको डेडलाइन दी, फिर भी ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई थी। उन्होंने लॉर्ड माउंटन बैटन को भेजा, तो लॉर्ड माउंट बैटन यहाँ पर जब आए तो लॉर्ड माउंट बैटन ने कोई थ्योरी थी एक, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने हिसाब से काम करा। उन्होंने इंडियंस को बोला कि अगर आपको ठीक है ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप शांतिप्रद ये चीज़ें नहीं करना चाहते तो ठीक है, अगर आप लोग करना चाह रहे हैं बंटवारा, या तो आप बंटवारा कर लें, अगर आप बंटवारा नहीं करना, मुस्लिम लीग चाहती थी बंटवारा करना, पर कांग्रेस कह रही थी कि हमें बंटवारा नहीं करना, तो दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। तो लॉर्ड माउंट बैटन का कहना ये था कि अगर आप बंटवारा नहीं करना चाहते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप बंटवारे के लिए एक्सेप्ट हो जाएं, वरना मैं इतने टुकड़े करूंगा, या फिर इतनी इंडिया के इतने टुकड़े कर दूंगा कि आपको कभी समझ भी नहीं आएगा, या आप इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। मतलब तो उसके इस तरीके से बयान की वजह से काफ़ी सारे जो बड़े नेता थे या जो भी थे, उन लोगों को लगा कि ठीक है, मतलब परेशानी तो ऑलरेडी यही थी, पटेल जी कह ही चुके थे कि मतलब हाँ, अगर ये मतलब आगे चल के भी अच्छा है कि इससे अभी एक पाकिस्तान बने, पता पड़े बाद में चल के हर गली गली मोहल्ले के अंदर, या हर हर जो जितने भी ऑफिस हैं, या जो भी
जो भी एक अपन कॉलोनी समझे वहाँ पर जगह जगह बाद में चल के पाकिस्तान खड़ा हो, उससे अच्छा है कि अभी एक बंटवारा होके हम इन चीज़ों को शांति से सलट लें मतलब। तो फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट करा इस चीज़ को, एक्सेप्ट करा। तो एक्सेप्ट करने के बाद ये चीज़ें सारी हो गई, तो पूरी तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इस चीज़ को। तो फिर फाइनली उसका मेंबर वो बना दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्ट कर लिया गया था। उसके बाद इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन के अंदर भी ये था, इलेक्शन के अंदर भी मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर भाग नहीं लिया, कॉन्टेस्ट नहीं लिया, मतलब उन्हें इलेक्शन के अंदर खड़े नहीं हुए या फिर उन्होंने इलेक्शन के अंदर अपना वो नहीं करा। उनको ऐसा लग रहा था कि हमने ये चीज़ें नहीं करी, पर उन्होंने बाद में इस चीज़ का अफसोस हुआ कि शायद हम इलेक्शन में लड़ते तो शायद हमारा कुछ रहता, क्योंकि कांग्रेस पूरी प्रचंड बहुमत से जीत चुकी थी, तो वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर रही थी, तो उन्हें इस चीज़ का बाद में अफसोस हुआ। पर ये सब चीज़ें सबके अलग अलग नज़रिए होते हैं, सब अलग अलग हिसाब से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन चुकी है, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हो रही है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हो रही है ऑन दिसंबर, लाइन पढ़ लेते हैं पहले, ऑन दिसंबर 9 1946, दिसंबर 9 1946 को द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड। द सीनियर मोस्ट मेंबर सच्चिदानंद सिन्हा वाज मेड द टेम्पररी चेयरमैन। इसके अंदर क्या था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें 211 मेंबर्स ने 211 मेंबर्स ने वोट करके वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, ये डेट्स आप याद रखना, पहली मीटिंग 9 दिसंबर को है, सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर को है, उसके बाद थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर को होती है, दो दो दिन के गैप में तीनों मीटिंग होती है। तो डेट्स आप ध्यान रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते रहते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग है। इसके अंदर क्या करा गया, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब बात करते हैं ऑन दिसंबर 11 1946, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, उसके अंदर क्या करा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया, एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो जो राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अब थर्ड लाइन है, बी.एन. राव वाज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लेटर ऑन वी.टी. कृष्णमाचारी वाज इलेक्टेड द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एक बार हिंदी में बता देता हूँ आपको, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उसके बाद कालांतर में वी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अब क्या था, 9 और 11 दिसंबर को दो मीटिंग हो गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, इन्होंने मीटिंग बना ली और मतलब मेंबर इलेक्ट कर लिए, पर इन लोगों में से किसी को भी ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, इन सब चीज़ों का कोई वो नहीं था इनको। तो अब इनको कन्फ्यूजन में थे कैसे शुरुआत करें, कैसे क्या करें, कोई ऐसा है नहीं जिन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या कोई एक्सपीरियंस हो। तो बी.एन. राव करके एक थे, बी.एन. राव को एक्सपीरियंस था, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार इसलिए बनाया गया क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था, उन्होंने बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना रखा था और जम्मू कश्मीर के मामले में भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उन्होंने की थी। तो इसलिए बी.एन. राव को इन्होंने सोचा कि अब कोई ना कोई तो जानकार होना चाहिए, इसको थोड़ा बहुत आइडिया हो, जो हमें थोड़ा समझाए या हमारे चीज़ों के ऊपर देखे, ध्यान रखें हम कैसे क्या कर रहे हैं, सही चीज़ें हो भी रही या नहीं हो रही। तो बी.एन. राव को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया इन्होंने। और वी.टी. कृष्णमाचारी का केस ये था कि जैसे पहले इनको लग रहा था कि एक अध्यक्ष होना चाहिए, पर इन्होंने कुछ टाइम बाद 10 महीने के बाद इन्हें लगा, जैसे इनकी सभाएं हुई, तो इनको लगा इन सभा के अंदर कभी कभी अध्यक्ष अनुपस्थित है या कोई विशेष कारण की वजह से कोई ऐसी चीज़ हो रही थी, अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, तो इनको लगा कि उपाध्यक्ष का पद भी होना चाहिए। तो इन्होंने कुछ टाइम बाद वी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। और वी.टी. कृष्णमाचारी जो थे वो जयपुर के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय प्रिंसिपल स्टेट था जयपुर, तो वहाँ पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दे रखी थी अंग्रेजों ने, तो वी.टी. कृष्णमाचारी को वहाँ से लिया है उन्होंने। तो ये हो गया। तो फिर बी.एन. राव ड्राफ्टेड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाइल द फाइनल ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो बी.एन. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जबकि अंतिम प्रारूप किसने तैयार किया, प्रारूप समिति वो समिति है जिसने फाइनली पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप तैयार किया था या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था पूरा। उसके अंदर बी.आर. अम्बेडकर साहब भी थे, उसके बाद हम आगे करेंगे। अभी ये समझ लेते हैं हम, बी.एन. राव जी थे, उन्होंने पहला प्रारूप तैयार किया था, यानी एक ढांचा तैयार करके दे दिया कि हाँ इस तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फ्रेमवर्क रखना है, आप स्टार्ट करें मतलब यहाँ से इन चीज़ों को। अब उसके बाद थर्ड मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। द थर्ड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी जो मीटिंग थी 13 दिसंबर 1946 को हुई, उसके अंदर संविधान सभा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बना रहे हैं, क्या ज़रूरत है उसकी बनाने की, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज़ रहेगी,
या क्या क्या चीज़ों को हम ध्यान रख के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। तो ये सारा चीज़ों का किसके बारे में, किसके अंदर था उल्लेख, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। 22 जनवरी 1947 को, 46 को इन्होंने दिया, एक साल बाद 22 जनवरी 1900, एक साल नहीं, लगभग एक महीने का गैप है, ऑन 22 जनवरी 1947 को द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पास एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जो 7 से 8 या 10 मिनट की लगभग वीडियो होगी। उसमें आपको सारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या क्या उन्होंने क्वालिटीज़ रखी थी या क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे उनके, कि हम किन किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, उन चीज़ों के बारे में मैं सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर एक छोटा वीडियो बना दूंगा, उसके बाद फिर अपन आगे वीडियो बनाते रहेंगे, तो उसके बारे में पूरा समझ लेंगे हम। अब ये था, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो संविधान सभा के अंदर 15 महिलाएं जो थी, संविधान सभा के अंदर पहला 15 महिलाएं सदस्य निर्वाचित हुई थी। 15 वुमेन्स मेंबर वर इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उनके नाम क्या क्या है, बेसिकली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार, तो एक बार आप रफली इसको पढ़ लें। अम्मी स्वामीनाथन, दूसरी थी दक्षयानी वेलायुधन, तीसरी थी बेगम एजाज रसूल, चौथी थी दुर्गाबाई देशमुख, पांचवी थी हंसा जीवराज मेहता, छठी थी कमला चौधरी, सातवीं थी लीला रॉय, आठवीं थी मालती चौधरी, नवीं थी पूर्णिमा बनर्जी, 10वीं थी राजकुमारी अमृत कौर, 11वीं थी रेणुका रॉय, 12वीं थी सरोजनी नायडू, 13वीं थी सुचेता कृपलानी, 14वीं थी विजय लक्ष्मी पंडित, 15वीं थी एनी मास्करीन। तो ये पूरा संविधान सभा के बारे में आज हमने पढ़ा। मैंने काफ़ी कोशिश करी है, आपको समझ में भी आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं कोई डाउट है तो। इसकी PDF